आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम में थ्योरी से ज्यादा हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे थ्योरेटिकली बच्चा समझ जाता है और उसको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं समझने को, लेकिन न्यूमेरिकल में इन बच्चों की बड़ी दिक्कत है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे वो हैंडल करें। तो अभी हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम में थ्योरी से ज्यादा हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे थ्योरेटिकली बच्चा समझ जाता है और उसको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं समझने को, लेकिन न्यूमेरिकल में इन बच्चों की बड़ी दिक्कत है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे वो हैंडल करें। तो अभी हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। राइट, देखो नेशनल इनकम का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स and services purchased by the resident of India during a given period of time। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के दौरान क्या हुआ बच्चे, फिक्स्ड टाइम के अंदर इंडिया के रेसिडेंट ने जितना भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। मैंने क्या बोला, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय resident of India during the fixed period of time। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है बच्चे, ये किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, वैसे इन जनरली कितने का लेते हैं, 1 ईयर का लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में बच्चे ये नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। सीएसओ के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरे इंडिया में स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करता है अलग अलग फॉर्म में। तो इंडिया में नेशनल इनकम कौन करता है, सीएसओ। मुझे जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा, हर स्टेट अपना भी नेशनल इनकम कैलकुलेट, मतलब स्टेट इनकम कैलकुलेट करता है और अपने स्टेट की जीडीपी को भी कैलकुलेट करता है। सीएसओ करता है पूरे इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट, पूरे इंडिया को जीडीपी को कैलकुलेट। तो याद रखना, आपने सीएसओ के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ कौन से मिनिस्ट्रीज में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला बच्चे इसके नेशनल इनकम के यूजेस क्या है। तो देखो नेशनल इनकम में जो यूज होता है, वो पहला यूज होता है बिजनेस फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है बच्चे भविष्यवाणी करने के लिए। भविष्यवाणी का मतलब अंदाजा लगाने के लिए कि इन फ्यूचर में गुड्स एंड डिमांड की क्या प्रोग्रेस होने वाली है। जैसे मान लो कोई मेरी इंडस्ट्री है, किसी चीज को मैं बनाता हूं, तो उसकी डिमांड बढ़ने वाली है कि घटने वाली है, ये पता लगाने के लिए लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को। क्यों बच्चे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से उससे फायदा क्या होगा, वो अंदाजे लगा पाएंगे कि इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है कि घट रही है। अगर इनकम बढ़ रही है तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर घट रही है तो लो कैटेगरी की गुड्स की डिमांड घट जाएगी। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर व्यक्ति की आय। तो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड किन चीजों की बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी की गुड्स की ना। अच्छी क्वालिटी की गुड्स की डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों पे पैसा हो। पहले लग्जीरियस कार की डिमांड इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन अब लग्जीरियस कार की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है। ये कैसे पता लगा,
कंपनियों को पता लगा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से। वो बात अलग है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में अपने आप में बहुत सारा ड्रॉबैक भी है कि नेशनल इनकम में पूरे इंडिया के लोगों की इनकम इंक्लूड है, तो उसमें एक लेबर की भी इनकम इंक्लूड है और अंबानी की भी इनकम इंक्लूड है, तो इनइक्वालिटी को नहीं शो करता नेशनल इनकम। किसको नहीं शो करता? इनइक्वालिटी को शो नहीं करता। तो जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं वो भी एक्चुअली में एक तरीके का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता। तो पहले क्या करने में मदद करता है बिजनेसमैन को? फोरकास्ट, भविष्यवाणी करने में मदद करता है ना, फोरकास्ट में। दूसरा होता है बच्चे कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर्स पता लगाने में। अलग अलग सेक्टर है, कितने तरह के सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इकोनॉमिक्स के हिसाब से 3 तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग। सेकेंडरी में आता है क्या बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शियरी में आता है सर्विस। तो किस सेक्टर से कितनी इनकम जनरेट हो रही है ये पता लगाना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को, ताकि तीनों सेक्टर पे ध्यान दे सके सरकार। किसका डेवलपमेंट करना है, नहीं, कितना किसमें जॉब क्रिएट हो रहा है, कितना लोग कमा रहे हैं किस सेक्टर से। तो इस तरह का कॉम्पोजिशन की स्टडी करने में भी ये आपको क्या है? मदद करता है। और मदद करने के बाद उसकी पॉलिसी बनाने में, किसकी? इसकी डेवलपमेंट पॉलिसी। हर सेक्टर की अपने ड्रॉबैक है, अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयां हैं, उनको डेवलप करना है, करना है। तो उसके लिए सरकार जो पॉलिसी बनाएगी वो किसके बेसिस पे बनाएगी? नेशनल इनकम के बेसिस पे बनाएगी। तो नेशनल इनकम का उसे पता होना बहुत जरूरी है। ये कुछ इसके क्या है बच्चे? यूजेस। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीडीपी। क्या होती है? जीडीपी। तो ये होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 2 तरह का होता है बच्चे, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है बच्चे? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हम बच्चे करंट प्राइस पे निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किसे कहते हैं? सॉरी, नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइस, इसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और रियल को कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। और इन दोनों का एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है बच्चे? जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। ये बच्चे पेपर में आजकल बहुत आने वाला है क्वेश्चन है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर का क्या होता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन 12th क्लास में आता ही आता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेक्टर। तब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन। बच्चे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 3 सर्कल का पता होना बहुत जरूरी है। उन 3 सर्कल को देखो। पहला होता है तो ग्रॉस और नेट। ध्यान से देखना, ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, किसी भी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रीशिएशन। फिर से सुन लो, किसी भी ग्रॉस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो क्या माइनस करेंगे? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग या किसी बिजनेस में मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू दिन दिन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो उसकी वैल्यू जब कम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है। उस पर क्या लग रहा है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है? मशीन या किसी भी एसेट्स की वैल्यू का कम होना, उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं?
प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा बच्चे इसके अंदर है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। क्या कहेंगे, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए, नेशनल इनकम का मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा है, और बाहर के लोग जो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं उनको भी ऐड करना है। फिर से सुन लो, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फर्क है। डोमेस्टिक इनकम में इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं वो जो पैसा कमा रहे हैं किसमें, डोमेस्टिक। नेशनल में क्या आएगा, इंडिया में जो रह रहे हैं वो कमा रहे हैं वो तो है ही, कुछ इंडियंस क्या है, बाहर रहते हैं और कमा के पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, वो ऐड होगा। कुछ फॉरेनर जो यहाँ रहते हैं और कमा के फॉरेन कंट्री में भेजते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाने के लिए हम माइनस करते हैं NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या प्लस करते हैं, NFIA। अब ध्यान से देखना बच्चे, NFIA है क्या। देखिए, मान लो एक इंडिया है ना, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया। तो कुछ इंडियंस फॉरेन में रहते हैं, ठीक, कुछ इंडियंस कहाँ रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वहां से पैसा कमा के कहाँ भेजते हैं, इंडिया में। तो कुछ इंडिया फॉरेनर इंडिया में रहते हैं, वो पैसा कमा के बाहर भेजते हैं। मेरी बात को फिर से सुनना, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और कमा के इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, है ना, रेमिटेंस हो रहा है वहां से, और कुछ फॉरेनर जो इंडिया में रहते हैं वो कमा के कहाँ भेज रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं। दोनों के अमाउंट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो तरह का होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ कि बच्चे बाहर से पैसा, मतलब इनफ्लो ज्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर, पैसा ज्यादा आ रहा है, और आउटफ्लो कम हो रहा है। आउटफ्लो कम हो रहा है, इंडिया से पैसा कम बाहर जा रहा है और बाहर से इंडिया में ज्यादा आ रहा है, तो इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये याद रखने की बात है। और अगर ये टू हो, एक और पार्ट होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसका मतलब हुआ कि इनफ्लो कम हो रहा है, बाहर से पैसा कम आ रहा है और इंडिया से पैसा ज्यादा जा रहा है, तो ये अपोजिट होता है। टू का मतलब आउटफ्लो जो है वो ग्रेटर देन है इनफ्लो के, और फ्रॉम का मतलब होता है इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। ये याद रखने की बात है। तो NFIA, नेट नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाने के लिए NFIA माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA प्लस। अगला देखिए, अगला होता है बच्चे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे अगर आप जाओगे, मार्केट प्राइस पे जाओगे तो NIDT प्लस करते हैं, इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIDT। देखो, NIDT का फॉर्मूला क्या होता है, NIDT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स याद रखने की चीज है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस और प्लस। देखो, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाया किसी और पे जाता है, देता कोई और है। जैसे कि मान लो कि आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, तो गुड्स जब खरीद रहे हो तो उसमें एक GST जैसी चीज इंक्लूड है, तो GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, GST,
कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, इस तरह के सारे टैक्सेस क्या माने जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट लगाती है कंपनी के ऊपर टैक्स और कंपनी उस प्राइस में उसको ऐड करके हमसे ले लेती है। तो सरकार लगाती किस पे है, कंपनियों के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और पेमेंट कौन करता है, हम पेमेंट करते हैं। तो उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी क्या होती है, जो सरकार आपको छूट देती है अलग अलग फॉर्म में, है ना, उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। तो ये तीन बड़े मेन कंपोनेंट है। क्या क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस, तो हम निकालेंगे प्लस ब्रैकेट डेप्रीशिएशन, और ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना हो तो ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगला है बच्चे आपके पास नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस करते हैं NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो प्लस करते हैं NFIA। तो ये तीन सर्कल आपको बहुत मदद करेगा आगे न्यूमेरिकल करने में। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स। बच्चे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड। पहला मेथड है बच्चे आप इनकम मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है बच्चे आपके पास डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो हम आज बात करेंगे पहले वीडियो में इनकम मेथड की, और इनकम मेथड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की। देखिए इनकम मेथड में क्या होगा, इनकम मेथड में सबसे पहले निकलता है NDPFC, NDPFC। तो नेशनल इनकम में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, NDPFC, इसके अंदर इनकम मेथड में। तो देखो NDPFC का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उसको बनाने में कितनी लागत आई, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है उसको बेच कितने में रहे। सबसे पहले हम इसको तीन कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई मतलब एक व्यक्ति की इनकम कहां कहां से हो सकती है, इनकम मेथड में हम ये कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा होता है बच्चे आपके पास मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। तो देखो सबसे पहला आता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। एक व्यक्ति अगर कहीं पे काम करता है तो उसको क्या मिलता है, सैलरी। एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, सैलरी। सैलरी के अलावा भी उसको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो सारी पार्ट्स किस में आएंगे, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय में आएगा। तो पहला आएगा बच्चे इसके अंदर वेजेस, दूसरा आएगा बच्चे सैलरी, इसके बाद आएगा तीसरा डीए। डीए को कहते हैं डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बच्चे एक ऐसा अलाउंस है, भत्ता है, जो महंगाई के हिसाब से दिया जाता है। एम्प्लॉय को इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई के साथ साथ उनके खर्चे जो बढ़ उसको पूरा किया जा सके। चौथा तो बच्चे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। और पांचवा है बच्चे कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सिक्योरिटी बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर। अब देखो बच्चे है क्या, ये अलग से पढ़ाता हूं। देखिए बच्चे इसको हम कहते हैं PF, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। देखो प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड होता है एक तरीके का
इन फ्यूचर में इंप्लॉय जब रिटायरमेंट होती है तो उसके पास एक अमाउंट, उसकी लमसम अमाउंट उसको मिले ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जी सके। तो इसका प्रोविजन क्या है, जैसे कि मान लो एक एक्स इंप्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 है, मान लिया 10,000। इस 10,000 का 12% एम्प्लॉयर ने क्या किया, इसकी सैलरी से काटा, तो होता है कितना, 1200। और 1200 उसने अपनी तरफ से एम्प्लॉय ने मिलाया। एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन, 1200 रुपए, और ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना, 1200 रुपए। ये दोनों मिला के वो फंड कहाँ जमा करा देगा, पीएफ अकाउंट में। पीएफ अकाउंट में टोटल कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 2400। राइट, कितना, 2400। और इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जब भी इंप्लॉई चाहे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पैसा विड्रॉ कर सकता है या रिटायरमेंट के समय विड्रॉ कर सकता है। तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। मैंने क्या कहा आपको, इसमें बोला कि जो कंट्रीब्यूशन है इंप्लॉयर का वो ऐड होगा। यहां तो दो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इंप्लॉयर ने भी किया और इंप्लॉई भी ने किया, लेकिन इंप्लॉयर का और इंप्लॉई का दोनों में फर्क है। इंप्लॉई की उसकी सैलरी से कटा है ना, उसने क्या कटा है, उसकी सैलरी से। इंप्लॉयर ने अपनी जेब से सिर्फ कितना दिया, 1200 रुपए। तो टेक्निकली जो है ये 1200 उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है 10,000 के अलावा। 10,000 तो मिल ही रहा है, बट 1200 रुपए जो उसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं उसी का, आज नहीं तो कल किसको मिलेगा, इंप्लॉई को ही मिलेगा। तो इसीलिए हम ये 1200 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, ये याद रखना बच्चे, ओल्ड एज पेंशन नहीं आता है। मान लो सरकार ने किसी को पेंशन दिया, वो ऐड होगा, बट वो पेंशन अगर आपके काम करने के बदले मिला, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके फादर काम करते हैं, काम करने के बाद वो रिटायर होते हैं और कंपनी उन्हें पेंशन देती है। वो पेंशन उनके काम की वजह से मिल रहा है उन्हें, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होता है। बट ऐसे पेंशन जो फ्री में दिया जाता है बिना किसी काम किए, वो पेंशन इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बूढ़े लोगों को मिलता है, विडो पेंशन विधवा को मिलता है। तो ऐसे पेंशन जो है वो इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं होते हैं, ये याद रखना है ना। पेंशन एक्सेप्ट ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, या विडो पेंशन, इस तरह के पेंशन इंक्लूड नहीं होते। तो एनडीपीए एफसी में 3 पार्ट, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड। सबसे पहले कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय की बात करेंगे। तो कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय का मतलब हुआ कि एक एम्प्लॉय को कहां से सैलरी इनकम उनकी जनरेट होती है, तो या तो वेजेस से मिलेगी या तो सैलरी से मिलेगी, डीए, एचआरए, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, इसके अलावा भी वो किसी फॉर्म में भी उसे सैलरी दे सकता है, इन काइंड में भी दे सकता है, सामान दे सकता है उसकी जगह, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तब आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर दो चीजें आती हैं, ये याद रखने की बात है आपको। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, तीन नहीं 4 आएंगे। सबसे पहला आएगा रेंट। क्या, रेंट एक व्यक्ति की इनकम हो सकती है, जॉब करने के अलावा उसका घर हो, उसने उस पर रेंट पे लगा रखा, उसकी इनकम आ रही है। पैसा है, ब्याज पे लगा रखा है, इंटरेस्ट हो सकता है। तीसरा रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब मान लो कि किसी कोई राइटर है, उसने कोई बुक लिखी है और बुक पब्लिश हो गई है, बुक बिक रही है, जितनी बुक बिक रही है उसके हिसाब से उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसी को हम रॉयल्टी कहते हैं। जब आपकी इनटेंजिबल एसेट्स को कोई यूज करता है और यूज करने से आपको जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी। ठीक है, अगला है बच्चे प्रॉफिट। मान लो उसका पार्ट टाइम कोई बिजनेस है, फुल टाइम अपना एम्प्लॉई है, कहीं काम करता है, शाम को आके कोई बिजनेस करता है, उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ वो भी उसकी इनकम का ही पार्ट है। तो एक व्यक्ति की इनकम उसकी सैलरी हो सकती है, घर हो सकता है उसका, वहां से किराया आएगा, ब्याज पे पैसा लगाया हुआ तो इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी होगी, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं बच्चे। पहला होता है कॉरपोरेशन टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट में से हम टैक्स काटते हैं।
फिर आता है बच्चे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और अगला होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है, मान लो किसी कंपनी में तुमने शेयर्स खरीदा है, तो शेयर्स के बदले आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब जो आपने टैक्स दिया। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अभी बचा के अपने पास रख लिया है फॉर द फ्यूचर यूज। और मिक्स्ड इनकम में बाकी सारी इनकम आ जाती है छोड़कर। फिर से सुन लेना, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय आपको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंसेप्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर एम्प्लॉय दे देता है और बच्चे ऐड कर देते हैं, है ना। एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता है, लेबर का इंक्लूड नहीं होता है, मालिक के द्वारा दिया गया पैसा इंक्लूड होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितने पार्ट है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट मिला के 4 पार्ट। और प्रॉफिट में फिर से कितने? 3 पार्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। और मिक्स्ड इनकम में बाकी सारे मान लो किसी गेम से आ गया पैसा, लॉटरी लग गई, वो सब किस में आ जाएगा? मिक्स्ड इनकम में। मिक्स्ड इनकम में सारी इनकम, लॉटरी लग गया, कोई गेम खेला वहां से पैसा आया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको, अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय दिया है तो नीचे वाली चीजों को हमें देखने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको ऐड कर देंगे किसके साथ? ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम के साथ। अगर ये नहीं दिया तो इनमें से जो जो चीजें दी हुई है उसको क्या निकालेंगे? कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो ये 4 चीजें देंगी, इन 4 चीजों में से को ऐड करके हम क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये भी दे दिया और ये भी दे दिया तो हम इसको लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ये याद रखना, जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया हो और ये चारों चीजें भी दे दी तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखेंगे, इन चारों को इग्नोर कर देंगे। प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर इन 3 चीजों को ऐड करके हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। और मिक्स्ड इनकम तो आप रहेगा ही रहेगा। अब इसका मैं न्यूमेरिकल एक बनाता हूँ, न्यूमेरिकल हम करते हैं। देखिए, तो हम चैप्टर में बात क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जब भी आप बोले ना वो कैलकुलेट करने के लिए, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। क्या बोल रहा है वो आपको? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एनएनपी एट एफसी। इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। मान लो क्वेश्चन में बना, सैलरी दी हुई है 100 करोड़, सीआर में वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा दिया है बच्चे कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन पीएफ 20 करोड़, है ना। रेंट 10, इंटरेस्ट 20, रॉयल्टी 5, प्रॉफिट 10, डिविडेंड 10, डेप्रिसिएशन 5, एनएफआईए 10, ना। इसके अलावा बच्चे जीएसटी 20, सब्सिडी 5। इस तरह से पूरा प्रॉपर इसने क्वेश्चन बना दिया और आपको बोलता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी। इस तरह से उसने क्वेश्चंस बोला कि आप कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले इस मेथड में निकलता क्या है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो चार्ट आप देखोगे। देखो सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा इसके अंदर? सबसे पहले इंक्लूड होगा सैलरी,
कितना 100 इंक्लूड होगा सैलरी। इसके अलावा बच्चे कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का दिया तो ऐड होगा, एम्प्लॉई का दिया होता तो नहीं होता। कितना 20 CR। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और रेंट। तो रेंट दे रखा है, बिल्कुल ऐड होगा रेंट, है ना। इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, रॉयल्टी इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगी। प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट का डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो डिविडेंड इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड। जब प्रॉफिट दे दिया, देखो मैंने कराया था, प्रॉफिट का पार्ट था डिविडेंड। तो जब ये दोनों दिया हो ना, तो हम ये नहीं लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, ये याद रखना। तो हमने प्रॉफिट 10 ले लिया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम कहीं नहीं दिया, जब नहीं दिए तो उसको हम जीरो मान लेंगे, दी होती तो ऐड करते। तो आ जाएगा आपके पास 10, 100, 120, 130, 150, 155 CR। एनडीपी एट एफसी कितना आ गया 20, 20, 40, 50, 150, 155। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपी। यहां से शुरू होता है अब आपके तीन सर्कल का रोल। एनएनपी एट एफसी निकालना, मिला क्या आपको, आपने फाइंड क्या कर दिया, एनडीपी एट एफसी। वो इस तरफ लिख देना हमेशा, राइट हैंड साइड पे, और जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब कंपेयर करो राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ एन है, ये भी एन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डी है और यहाँ नेट एन है, मतलब ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो मैंने जो तीन सर्कल पढ़ाए थे आपको कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं NFI A। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे NFI A। फैक्टर कॉस्ट है तो जरूरत नहीं है, पी कॉमन है तो जरूरत नहीं है। तो एनडीपी एट एफसी कितना आ गया 155 प्लस NFI कितना निकाला आपने 10, तो कितना हो गया 165। तो 165 इसकी आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगला हमें क्या निकालना है, इसमें हमें अब निकालना है इसका, दो चीजें निकालनी हमने, एनडीपी निकाल दिया, एनएनपी, अब जीडीपी निकालते हैं। चलो तो जीडीपी जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड, जीडीपी एट एमपी, और जो गिवन है, गिवन हमने जो फाइंड आउट किया एनडीपी एट एफसी, एक तरफ रख लो। अब ध्यान से देखना, आपको यहां से यहां आना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, ये याद रखना। और फैक्ट पी तो पी कॉमन है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कॉमन है। फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो एनडीपी एट एफसी कितना है हमारा, एनडीपी एट एफसी है 155, डेप्रिसिएशन कितना लिखा था हमने 5, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी इंक्लूड है, देखो 20, और सब्सिडी में कितना है 5, तो 20 माइनस 5 15, तो 160 प्लस 15 दैट मीन्स 175। तो अब आपके पास क्या आ गया 175 का जीडीपी एट एमपी। अब हमें निकालना है जीएनपी, क्या निकालना है जीएनपी एट एमपी, और हमें दिया क्या है एनडीपी एट एफसी। तो देखो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, एनडीपी एट एफसी हमने कितना निकाला 155, डेप्रीशिएशन कितना है इसका 5, एनएफआईए कितना है हमारे पास 10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी मतलब कि 20 माइनस 55 मतलब 15। अब ऐड कर दो 160, 170, 185, 185 is the
GNP एट MP। क्लियर? तो यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका थोड़ा। इसमें हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर? जैसे कि मान लो आपको दिया हो सैलरी, है ना, फिर दिया है DA, फिर दिया हुआ है आपको कंट्रीब्यूशन इन PF बाय एम्प्लॉय, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स। जो चीज नहीं दी है उसको आप मान लेना वो जीरो है। मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को वो दे देता है बच्चे कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। क्या दे देगा? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। वो दे देगा कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। आप उसके बाद आएगा बच्चे NFIA, और NFIA माइनस में दे देगा GST और सब्सिडी। अब ध्यान से देखना, मान लो सैलरी है 100 CR करोड़ में है, DA है 20, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय 20, पेंशन 10, 5, 50, इंटरेस्ट है आपका मान लो 60, डिविडेंड है 10, कॉर्पोरेशन टैक्स 30, मिक्स्ड इनकम 200 CR, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, NFIA माइनस में है, यह याद रखना, माइनस का 10, GST 30, सब्सिडी 10। वही सेम चीज हमें निकालनी है। GDP एट MP, NNP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, GNP एट MP। हमें ये चार चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? NDP एट FC। तो NDP एट FC कैसे निकलेगा? सैलरी में ऐड करेंगे DA 100 प्लस 20, फिर ये ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉई का ऐड नहीं होता, एम्प्लॉयर का ऐड होता है, ये याद रखने हैं, ये आपको, ये ऐड नहीं होगा। पेंशन ऐड होगा, बट ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके बदले आप कुछ काम नहीं करते हो। रेंट 50 ऐड होगा, इंटरेस्ट 60 ऐड होगा, प्लस इसके बाद डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स। देखो ये प्रॉफिट का पार्ट था। किसका पार्ट था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ना देके इन्होंने क्या दे दिया मुझे? डिविडेंड दे दिया और कॉर्पोरेशन टैक्स दिया। तो इन दोनों को जोड़ के मैं क्या निकालूंगा? प्रॉफिट। तो डिविडेंड 10 और कॉर्पोरेशन टैक्स 30, 10 प्लस 30, ये अलग है प्रॉफिट का पार्ट। मिक्स्ड इनकम कितना? 200, ये भी ऐड हो जाएगा। तो चलो करते हैं सॉल्व। करते हैं बच्चे 200, 120, 130, 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240, 240 और 40 280, 280 और 200 480। क्या क्या करेंगे फिर से देख लो, 100, 120, 130, 180, 180 और 60, 240, 240 और 40, 280, 280 और 200 480। हमें आ गया हमारा NDP एट FC। अब हमें निकालना है NNP एट FC। तो NNP एट FC है, दिया क्या है वो इधर लिखेंगे और निकालना क्या है वो इधर लिखेंगे। तो नेट से नेट कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल, बट डोमेस्टिक से नेशनल का मतलब हुआ NFIA ऐड करते हैं, बट यहाँ NFIA क्या कर दिया है इन्होंने? माइनस में। माइनस का मतलब हुआ कि यहां से लोग पैसे कमा के बाहर ज्यादा भेज रहे हैं और वहां से पैसे कम आ रहा है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास 470। उसके बाद तीसरा क्या है बच्चे आपके पास? NDP GDP एट MP। GDP एट MP निकालना है आपको।
दिया क्या है शुरुआत में, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो देखो नेशनल से नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, दोनों का डी सेम है तो जरूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। तो एनडीपी एट एफसी कितना है 480, 480 पे डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, डेप्रीशिएशन कितना है हमारे पास 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी माइनस सब्सिडी, तो ये हो जाएगा 20, तो ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 500, 550। अगला बचे जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी आप खुद फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ये चीजें समझ में आई कि कैसे करेंगे क्वेश्चंस, है ना। और भी बहुत सारी वीडियोस बनेगा इसमें जिसमें आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में कराएंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है सब्सिडी निकालना, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को हम सेम रहने देंगे, सेम एग्जैक्टली, और हमें वो नेशनल इनकम दे देगा, क्या दे देगा, नेशनल इनकम दे देगा, और बोलेगा सब्सिडी निकालो। तब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। 470 आ गया था हमारा नेशनल इनकम, देखिए ये 30 रहने देंगे हम यहाँ पे, और नेशनल इनकम दे देगा आपको 470। तो कहेगा बताओ सब्सिडी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम निकालेंगे सब्सिडी को एक्स मान के। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी क्या होता है, एनडीपी एट एफसी में सैलरी ऐड करेंगे 100, डी ऐड करेंगे 20, कंट्रीब्यूशन इन पीएफआई एम्प्लॉय ऐड नहीं होगा, पेंशन ऐड होगा 10, ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं होगा, रेंट होगा 50, इंटरेस्ट 60, 50 प्लस 60, डिविडेंड होगा 10, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा 30, मिक्स्ड इनकम होगी 200। ये आ गया आपके पास 130, 50, 180, 180, 60, 240, 240 और 40, 240 और 40, 280, 480। राइट, अब हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी क्या होता है, एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई ऐड, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो ये हो गया 480, है ना, इसमें तो सब्सिडी का यूज ही नहीं हुआ आपको, क्योंकि मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, इसमें नहीं होगा यूज। नेशनल इनकम सिर्फ सब्सिडी नहीं निकाल पाएंगे आप, टैक्स निकाल पाओगे, है ना। चलिए एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी आपको दिया हुआ है आपका कितना 480 प्लस ये कितना है एनएफआई माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 470। तो एनएनपी एट एफसी आ गया। और तीसरी चीज आएगी बच्चे, आप मान लो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, एनडीपी एट एफसी, है ना, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस डेप्रीशिएशन, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए एनडीपी एट एफसी कितना था 480, डेप्रीशिएशन कितना है आपके पास 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा बच्चे आपके पास, मान लिया आपने 20। तो 20 कितना हो गया 550। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा मान लो जीडीपी 550, जीडीपी क्या दिया हुआ है 550, तो बोलेगा सब्सिडी निकालो। तो आप कैसे सब्सिडी निकालेंगे, ये आपको गिवन है, ये क्या आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम जीडीपी निकाल रहे हैं, जीडीपी एफ एमपी। तो देखिए जीडीपी एट एमपी निकालना है मुझे, और दे क्या रखा है एनडीपी एट एफसी। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डिप्रीशिएशन, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है 480, है ना, और जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है 550।
प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी आपको गिवन नहीं है मान लो, तो 480 और ये 530 है ना, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30 और ये माइनस सब्सिडी को आप x मान लो, तो ये हो जाएगा बच्चे 560 और ये 550 माइनस x, इस x को इधर ले आओ, तो 560 माइनस 550 दैट मीन्स 10, दैट मीन्स सब्सिडी इज 10। आपके पास सब्सिडी कितना आ गया 10 आ गया। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको वो पूछ सकता है सब्सिडी फाइंड आउट करने के लिए। अब हम अगला मेथड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड।